हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जीजिंग आइलैंड का व्यू दिखाया जाता है जहां पर कई सारे पावरफुल वॉरियर्स आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वहां उनकी उस बैटल में क्या हुआ होगा। फीजिंग किंग ने जानबूझकर लाइव ब्रॉडकास्ट को बीच में ही रोक दिया था। उसकी हार जरूर बहुत एम्बेरसिंग हुई होगी। जितनी बुरी तरह से वो ब्लेड रिवर किंग से पिट रहा था, मुझे तो लगता है कि वो कहीं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा। यहाँ पर इन सभी वॉरियर्स ने जो भी रूमर सुने होते हैं वो आपस में इन सभी को डिस्कस कर रहे थे, जिनमें कुछ लोग बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि वनरेबल पी फैंग वहां पर आ गए थे उसके ट्रेजर्स को लेने के लिए। फीजिंग किंग कब का मारा जा चुका है। तभी उन दोनों लोगों के बीच में एक और डीमन वॉरियर आ जाता है और वो उनसे कहता है इवन वनरेबल पी फैंग भी ब्लेड रिवर किंग के हाथों जख्मी हो गए हैं। ब्लेड रिवर किंग तो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को, जो यहाँ जीजिंग आइलैंड में अपने पैलेस में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। इसके बाद फिर हमें फैंग की वर्ल्ड रिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अटूका और बोबाता तो खूब मस्ती कर रही थी और यहाँ पर फैंग की ह्यूमन बॉडी हमें बताती है मैंने फीजिंग किंग की बॉडी से काफी सारी चीजें हासिल की हैं, जिनमें से दो तो मेरे लिए बहुत काम की हैं। इनमें से एक है ये टॉप टायर गोल्डन वाइब्रेटिंग एम्परर आर्मर। ये फिजिकल अटैक्स की पावर्स को ड्रास्टिकली कम कर सकता है। मेरे लिए तो इसकी वैल्यू इमेजरेबल है। ये कहते हुए फैंग उस आर्मर को वेयर कर लेता है और साथ ही हमें उसकी पावर्स का नमूना भी दिखाता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। इसी के साथ फिर वो इसके दूसरे ट्रेजर के बारे में बताता है जो कि एक सुप्रीम ट्रेजर का सेट है जिसका नाम है हेवन अर्थ डिवोरिंग क्लोज। ये चारों क्लोज मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लोज के ऊपर एकदम परफेक्टली फिट बैठते हैं। ये कहते साथ ही फैंग फीजिंग किंग के सुप्रीम ट्रेजर को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को वेयर करा देता है और सच में ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा सूट कर गए थे। और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसकी पावर्स को रिलीज करता है तो ये पावर्स अनबिलीवेबल थी। फैंग इन्हें देखकर कहता है इन चारों क्लोज की पावर्स अगर एक साथ यूज की जाए तो इससे मेरी ऑफेंसिव पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। हमें इनका एक नमूना भी देखने को मिलता है कि फैंग के इन क्लोज के सिर्फ हल्के से अटैक से ही एक पूरा का पूरा प्लेनेट शटर हो गया था, जिसे फिर फैंग अपना ब्लैक होल क्रिएट करते हुए उसी में स्वेलो कर लेता है। और ये सब कुछ वो अपने इस वर्ल्ड रिंग के अंदर कर रहा था। इसी के साथ फिर हमें बाहर एक बार दोबारा से जीजिंग आइलैंड का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पावरफुल वॉरियर्स अपने अपने काम के लिए जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर काले बादल छाने शुरू हो गए थे। वो सब लोग भी हैरानी के साथ इस जगह पर रुकते हुए देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मास्टर जेनियन भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। तभी फैंग भी इस जगह पर आ जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर किसी पावरफुल बीइंग के आने का एहसास हो रहा था। फैंग को जैसे ही मालूम होता है कि मास्टर जेनियन यहाँ पर है, वो फौरन से अपने मास्टर के पास आकर उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है, जो देखकर मास्टर काफी खुश हो गए थे। इसी के साथ वहाँ पर वो पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसके वहाँ पर आते साथ ही उसकी पावर के सप्रेशन के अंडर में सारे के सारे लोग अपने घुटनों पर आते हुए जमीन पर आकर गिर गए थे। अब फिर हमें उस पावरफुल बीइंग की एक झलक दिखाई जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद एक बीस्ट गॉड है, जो कि थंडर बीस्ट गॉड होता है। उन्हें यहाँ पर अपीयर हुआ देखकर सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं बीस्ट गॉड यहाँ पर खुद अपीयर हुए हैं, आखिर वो यहाँ पर किस लिए आए होंगे। ये लोग अभी इतना सोच रहे थे कि तभी बीस्ट गॉड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लुओ फैंग को अपने करीब लाते हुए कहते हैं द इनहेरिटेंस सक्सेसर ब्लेड रिवर किंग। थंडर बीस्ट गॉड को यूफैंग को इस तरह से ले जाता हुआ देखकर मास्टर जेनियन तो काफी परेशान हो गए थे, पर अभी के लिए वो बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। इधर थंडर बीस्ट गॉड लुओ फैंग को अपने काफी ज्यादा करीब ले आए थे, तो लुओ फैंग घुटनों पर झुकते हुए उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। तभी थंडर बीस्ट गॉड उससे कहते हैं ब्लेड रिवर किंग, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारी डिटर्मिनेशन, मैं तुमसे हर लिहाज में काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। इसलिए अब मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रेजर है जो मैं तुम्हें खुद इन पर्सन आकर देना चाहता था। बीस्ट गॉड की ये बात सुनकर यहाँ नीचे में जो डीमंस और सभी वॉरियर्स आपस में बातें करने लगते हैं। बीस्ट गॉड खुद यहाँ पर आकर लुओ फैंग को पब्लिकली एक सुप्रीम ट्रेजर दे रहे हैं। ये कितना ज्यादा ऑनरेबल मूवमेंट है। ये ब्लेड रिवर किंग तो सच में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। मास्टर जेनियन भी इन सभी लोगों की बातें सुन पा रहे थे, इसलिए वो भी अपने डिसाइबल के ऊपर काफी प्राउड करते हैं। वहीं अब इधर बीस्ट गॉड अपने उस ट्रेजर को बाहर लाते हुए लुओ फैंग को दिखाते हैं और फिर उससे कहते हैं ब्लेड रिवर, मुझे निराश मत करना। इतना बोलकर वो उस ट्रेजर को फैंग को सौंप देते हैं और खुद वहां से चले गए थे। वहां मौजूद सभी लोग बस ये देखते रह जाते हैं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के पैलेस का व्यू। यहाँ पर हम इनके यूनिवर्स मास्टर स्टार रिवर को देखते हैं, जो इस जगह पर रूल करते हैं। वनरेबल पी फैंग इनके सामने अपीयर होते हुए अपने साथ हुई सारी बातें बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि अभी अभी जीजिंग आइलैंड में लुओ फैंग को खुद बीस्ट गॉड ने एक सुप्रीम ट्रेजर दिया है। ये सब जानकर यूनिवर्स मास्टर
मास्टर स्टार रिवर कहते हैं। ये एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट हमेशा की तरह सेम मेथड्स का ही यूज करता आ रहा है। जैसे ही उन्होंने ब्लेड रिवर किंग जैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को देखा, फौरन से ही उसको अपनी तरफ खींचने के लिए उसे अपने एहसानों तले दबाना शुरू कर दिया। इस पर वनरेबल पी फेंग कहते हैं, जंगल में मौजूद सबसे बड़ा दरख्त अक्सर तेज हवा के हाथों ही तबाह हो जाता है। यानी कि वो बोल रहे थे कि लुओ फेंग जल्दी ही मारा जाएगा। इसके बाद फिर मास्टर स्टार रिवर उससे कहते हैं, तुमने अभी अभी क्या कहा था? वो फीजिंग किंग कब यहाँ पर आया था? इस पर पी फेंग आंसर करते हुए कहते हैं, मास्टर वो 3 साल पहले यहाँ पर आया था। इस पर तो मास्टर उससे कहते हैं, ओह मुझे याद आ गया, सच में वो यहाँ पर आया था। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब मैं अपनी रिवाइवल टेक्निक का यूज करूंगा तो यहाँ पर किसी और का मौजूद रहना सही नहीं है। इतना सुनना ही था कि वनरेबल पी फेंग जी मास्टर कहते हुए फौरन से वहाँ से पीछे आ गया था और काफी दूर आकर खड़ा हो जाता है। उसके वहाँ से हटते ही स्टार रिवर मास्टर ने अपनी रिवाइवल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी ज्यादा पावर्स रिलीज हो रही होती है और उनके आसपास एक पावरफुल बैरियर बन गया था। पी फेंग दूर से इस नज़ारे को देखते हुए कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने करीब से इस टाइम एंड स्पेस के रिवर्स होने वाले मोजसे को देख पा रहा हूँ। यहाँ पर हमें भी उस बैरियर के अंदर टाइम को रिवर्स होते हुए दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर पहले जितनी भी चीजें हुई हैं वो सभी दोबारा हो रही होती हैं। इवन वनरेबल पी फेंग भी जो कि अभी अभी यहाँ से गए हैं, वो भी अपने आप को ही वहाँ उस बैरियर के अंदर एक बार फिर से आते जाते हुए देख पा रहे थे, जो देखकर वो काफी हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि इस बैरियर के अंदर मौजूद टाइम का रिवर्स होने से बाहर की दुनिया में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। देखते ही देखते मास्टर अपने इस बैरियर के अंदर 3 साल पीछे चले जाते हैं और वहां पर फाइनली उन्हें फीजिंग किंग मिल गया था। उसके मिलते साथ ही मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फीजिंग किंग को इस बैरियर के अंदर से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पास्ट के इस फीजिंग किंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन मास्टर इसे अब यहाँ पर रियल टाइम में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये रिवाइव हो जाएगा और इससे ओल्ड टाइम में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस प्रोसेस को हमें बारीकी से दिखाया जाता है कि कैसे इस बैरियर के अंदर से निकलते वक्त फीजिंग किंग की सोल पहले उसके अंदर से बाहर आती है और फिर उसकी रियल बॉडी स्पेस एंड टाइम के बैरियर को क्रैक करते हुए लॉस की पावर्स के साथ उसके अंदर से बाहर आना शुरू हो गई थी। और इस वक्त मास्टर स्टार रिवर को अपनी और भी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। इस प्रोसेस में ना सिर्फ बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी होता है। वनरेबल पी फेंग इसे अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रहा था। इवन इस प्रोसेस के कंप्लीट होते दौरान हम देख पाते हैं कि मास्टर स्टार रिवर के हाथों पर भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे, यानी कि उनकी पावर्स अच्छी खासी बंद हो रही होती हैं। और फिर देखते ही देखते फीजिंग किंग इस बैरियर को क्रैक करते हुए इसके अंदर से बाहर आ गया था, पर इस दौरान उसे एक्सट्रीम पेन से गुजरना पड़ता है। बट एट द एंड अब वो दोबारा जिंदा हो गया। यहाँ पर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बार फिर से जीजिंग आइलैंड का व्यू। यहाँ हम फैंग के पैलेस को देखते हैं, जिसमें फैंग अभी भी बैठा मेडिटेट कर रहा था और अब वो यहाँ पर बीस्ट गॉड से मिले अपने इस न्यू ट्रेजर के बारे में जान रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है। वो बाता इस ट्रेजर को चेक करते हुए उसे बताती है, ये असल में एक गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर है। हालांकि ये एक टॉप टायर ट्रेजर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक हाई लेवल एरिया टाइप हैवी ट्रेजर है। और फिर वो फैंग के सामने एक बड़ी सी होलोग्राफिक स्क्रीन को अपीयर करते हुए उसे ट्रेजर्स की अलग अलग क्लासिफाइड कैटेगरीज के बारे में बताने लगती है, जिनमें सबसे पहले आते हैं फिजिकल अटैक वेपन्स, फिर आते हैं स्पिरिचुअल पावर वेपन्स, इसके बाद डिफेंसिव बैटल आर्मर्स, फिर एस्केप टाइप वेपन्स, फिर सीलिंग टाइप्स, सोर्स टाइप, रिसर्च टाइप्स और ऐसे ही और भी कई सारे। इसके बाद फिर वो अटूका और हैवी एरो किंग की ड्यूटी लगाती है कि वो लुओ फेंग के सभी ट्रेजर्स को उसके सामने अपीयर करें, जिसके चलते फिर वो उसे समझाएं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और लुओ फेंग के सभी ट्रेजर्स को उसके आसपास लगाना शुरू कर देते हैं और फिर उसे समझाते हैं। तो अब बाता फेंग को बताती है, देखो तुम्हारे इन सभी ट्रेजर्स में से तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है फ्लाइंग पैलेस, इसके बाद सोल टाइप और फिर एरिया टाइप्स, जिसे डोमेन भी कहते हैं। ये तीनों मेजर कैटेगरीज हैं। पर पता नहीं फैंग अभी भी अच्छी तरह से समझ पाया है कि नहीं, इसलिए वो बात एक बार फिर से उसे और एग्जांपल देते हुए कहती है, ये देखो जैसे ये 1000 रिवर ट्रेजर है और ये 5 कलर अरोरा लेक, ये दोनों ही एरिया एंड डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर्स हैं। और जब इसे एक बार एक्टिवेट किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद सारा का सारा एरिया उनका कंट्रोल जोन बन जाता है। इस बीच अगर उनके सामने स्ट्रॉन्ग एनिमी होता है तो वो उसे इजीली सप्रेस कर सकते हैं, और अगर कमजोर एनिमी होता है तो वो उसे आसानी से जान से मार सकते हैं, जो कि हमने होता हुआ देखा भी है। जैसे कि 1000 रेन ट्रेजर के सामने स्काई वुल्फ लीडर आ गया था तो क्योसिटी लॉर्ड ने उसे सप्रेस करके वहां से भगा दिया था, और वहीं 5 कलर और
अरोरा लेक में, वो वॉरियर जिसने लुओ फेंग पर अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश की थी, तो बीस्ट गॉड ने उसे जान से मार दिया था। अब बात है कि इन सभी एग्जांपल्स से फेंग को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि यह ट्रेजर किस तरह काम करता है, इसलिए फेंग इस ट्रेजर को अपनी सोल स्पिरिट के साथ मर्ज करते हुए इसे अपने आर्मर के ऊपर ही वेयर कर लेता है, और फिर वो इस गोल्डन अरोरा थ्रेड मिरर की पावर्स को चेक करने लग जाता है, जिसके चलते हम देख पाते हैं कि एरिया टाइप ट्रेजर तो सच में काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि फेंग इसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इजीली अपने किसी भी एनिमी को सप्रेस कर सकता है, जो कि भले ही उससे ज्यादा पावरफुल ही क्यों ना हो, और अगर वो उससे कमजोर है तो फेंग उसे एनहाइलेट कर सकता है। वो तो इस अरोरा थ्रेड मिरर की पावर से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। बुबाता भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है, वाओ, इसकी ये पावर्स, ये तो प्रोबेबली किसी भी अनडाइंग किंग लेवल के वॉरियर को इंस्टेंटली जान से मार सकती है। और अब फिर इसकी पावर्स को देखने के बाद जैसे ही फेंग इसमें अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो इसकी पावर्स दोगुनी हो गई थी। ये देखकर वो और भी खुश होते हुए कहता है, वाकई ये ट्रेजर ऑर्डिनरी सुप्रीम ट्रेजर से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब इस ट्रेजर की टेस्टिंग के पूरा हो जाने के बाद लुओ फेंग अपने पैलेस में अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट, हालांकि मैं एक ह्यूमन हूँ, लेकिन आपका मुझे ये ट्रेजर देने का एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। फेंग अभी ये सोचते हुए कह ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता और कहता है, ब्लेड रिवर किंग, ब्लेड रिवर किंग, जल्दी बाहर आओ। हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि थाउजेंड रेन किंग है। फेंग उसकी आवाज सुनकर अपने पैलेस के डोर को खोलता है और उसे अंदर आने को कहता है, तो इस पर अब थाउजेंड रेन किंग जल्दी से फेंग के पास आ जाती है। फेंग उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इस पर थाउजेंड रेड किंग पैनिक करते हुए फेंग को बताती है, वो फीचिंग किंग, वो दोबारा जिंदा हो गया, उसे किसी ने रिवाइव कर दिया है। इस पर तो फेंग कोई भी परवाह ना करते हुए उसे कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है तो, वैसे भी अब उसके पास इनहेरिटेंस टोकन नहीं रहा तो वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे लिए कोई खतरा है? इस पर थाउजेंड रेन किंग उससे कहती है, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो आउटसाइड वर्ल्ड में ये रूमर्स फैला रहा है कि वो तुम्हारे हाथों इसलिए हार गया क्योंकि तुम्हारे पास कई सारे सोल टाइप सुप्रीम ट्रेजर्स हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने कहा कि तुम्हारे पास एक और सुप्रीम ट्रेजर भी है जो कि फ्लाइंग पैलेस है। तुम उसी का इस्तेमाल करते हुए वनरेबल पी फेंग के हाथों से बच निकलने में कामयाब हुए। उसकी ये बात सुनकर तो फेंग अपने मन में कहता है, मेरे पास एक है तो सही, पर मैंने तो उसका इस्तेमाल ही नहीं किया था। हालांकि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी उसका तीर सीधा निशाने पर लगा। ये सारी बातें सुनकर और सोचकर फेंग एक गहरा सांस लेते हुए अपने पैलेस से बाहर जाने लगता है, तो रेन किंग भी उसके साथ साथ जाते हुए उससे कहती है, सोल टाइप, फ्लाइंग पैलेस टाइप, एरिया टाइप, डोमेन टाइप, ये ऐसे ट्रेजर्स हैं जो कि यूनिवर्स वनरेबल्स को तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें हंट करने के लिए पागलपन तक ले जा सकते हैं। तुम्हारे पास खुद के 2 ट्रेजर्स हैं, और एक तुम्हारा ये सुप्रीम विंग्स ट्रेजर, चौथा फीजी किंग का बैटल आर्मर, और जो तुमने ट्रेजर लैंड से हासिल किया है वो अलग। इसके अलावा बीस्ट गॉड ने खुद पर्सनली तुम्हें एक ट्रेजर दिया, जो कि कुल मिला के टोटल 6 सुप्रीम ट्रेजर्स बनते हैं। ये सब कुछ सोचकर ही मैं परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं कितने ज्यादा पावरफुल बींग्स ने तुम पर अपनी नजरें गड़ाई होंगी कि कब तुम उनके सामने और वो तुम्हारा शिकार करें। उसकी ये बात सुनकर तो फेंग हल्का सा मुस्कुरा देता है, बी लाइक कि कोई आए तो सही, फिर देखो उसका क्या होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फेंग को किन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट्स और 10,000 लाइक्स पूरे करवा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।